students, this is me Anubhav Trivedi and I welcome you all to my YouTube channel The Lightboard Chemistry। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में एल्केलाइड प्रिपरेशन सीरीज के बारे में जाना था और उसमें ये जाना था कि किस तरह से हम लोग एल्केलाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उनके 5 बेस्ट मेथड से। तो जिन लोगों ने मेरी वो वीडियोस को नहीं देखा है, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि वो इस आई बटन को क्लिक करें, मेरी पिछले वीडियोस को ज़रूर देखें जिसमें हम लोगों ने एल्केलाइड प्रिपरेशन सीरीज को ख़त्म किया है। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग जानेंगे एल्केलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी कि हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे कि एल्केलाइड किस तरह के रिएक्शंस देता है। पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, अब पढ़ेंगे कि वो कैसी रिएक्शन देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि एल्केलाइड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि जिस तरह की वो रिएक्शन देता है, उसकी 2 कैटेगरीज हैं। जो पहला कैटेगरी का रिएक्शन वो देता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एसएन रिएक्शन। और दूसरी कैटेगरी इसके जो रिएक्शन देता है वो देता है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, ये 2 इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। तो हम लोग जानेंगे, सबसे पहले कुछ वीडियोस, स्टार्टिंग के वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो किस टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो किस टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसमें यूज किए गए 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। जो पहला टर्म है वो है न्यूक्लियोफ्यूज। शायद पहली बार, बहुत से लोग तो इस टर्म को शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन जो दूसरा टर्म है उससे आप लोग भली भांति अवगत है, वो है न्यूक्लियोफाइल। घबराइए मत, न्यूक्लियोफ्यूज कोई नया टर्म नहीं, आप जानते हैं, मैंने एक साइंटिफिक नेम यूज किया है बस। आप इसका अगर नॉर्मल नेम जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा न्यूक्लियोफ्यूज क्या है। तो हम लोग आज की वीडियो में बस ये जानेंगे कि न्यूक्लियोफ्यूज क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या है। न्यूक्लियोफिज, जिसे हम लोग लीविंग ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिज और न्यूक्लियोफाइल में आप लोगों को कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भले ही दोनों नेगेटिवली चार्ज होते हों, ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। न्यूक्लियोफिज एक अलग टर्म है, न्यूक्लियोफाइल एक अलग टर्म है, दोनों का बहुत ही ब्रॉड डिफरेंस है, ठीक है। तो अब देखिए न्यूक्लियोफिज क्या है। बेसिकली जो लीविंग ग्रुप होता है हम लोग का एल्केलाइड में, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका एक एल्किल था RX, इसके ऊपर किसी न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हमको रिएजेंट से मिलता है उसने अटैक करा है, तो देखिए होता क्या है कि क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, हमारे एल्काइल रेडिकल से जुड़ने की कोशिश की, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक कर देगा और X यानी जो हमारा हेलोजन है वो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो ये तो हमारा बन जाएगा RNU, कंपाउंड मिल गया, प्लस X माइनस, जो कि हमारा था लीविंग ग्रुप। ठीक, मतलब कि जो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो नेगेटिव पोर्शन, ठीक है, नेगेटिव रेडिकल निकलता है, उसे हम लोग लीविंग ग्रुप कहते हैं। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आके जुड़ता है उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। देखिए बहुत वास्ट डिफरेंस है कि नहीं। निकलने वाले को लीविंग कहा जाएगा और जुड़ने वाले को न्यूक्लियोफाइल कहा जाएगा। अब जैसे जो भी लिविंग ग्रुप है उसमें भी बहुत सी कैटेगरीज होंगे कि कौन सा लिविंग ग्रुप बेस्ट लिविंग ग्रुप है, किस लिविंग ग्रुप की एबिलिटी लीव करने की बहुत अच्छी होती है। कुछ की कंपैरिजन में देखा जाए तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये एक बेकार लिविंग ग्रुप होता है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा लिविंग ग्रुप, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं लिविंग ग्रुप, अब बेटर लिविंग ग्रुप का, ठीक है। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग ग्रुप की, वो होती है अगर कंपैरिजन में 2 लिविंग ग्रुप लिए जाए, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने कंपैरिजन में RX1, इस पे हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाया, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, न्यूक्लियोफाइल एल्काइल रेडिकल के साथ जुड़ेगा और ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड, प्लस लीविंग ग्रुप होगा हमारा X-1। ठीक, दूसरा क्या है कि अगर आपने लिया RX2, इस पे आप लोगों ने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया,
RNU, जे भी हमारा वही कंपाउंड मिलेगा RNU, प्लस लीविंग ग्रुप हो गया X2 माइनस। ठीक, समझ आ गया, दो लिविंग ग्रुप मिले। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि विच वन अमंग दीज टू लिविंग ग्रुप इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। अगर आपको बोला जाए कि X1 माइनस इज अ strong base and X2 minus is a weaker base. So a leaving group which is a weaker base is a better leaving group as compared to a strong base. So in this case X2 minus is a better leaving group as compared to X1 minus। ठीक, मतलब जो भी लीविंग ग्रुप एक वीकर बेस होगा वो बेटर लीविंग ग्रुप होगा एज कंपेयर टू अ लीविंग ग्रुप विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिसिटी पे डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर दो लिविंग ग्रुप में आपको कंपेयर करना है कि विच लिविंग ग्रुप इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, आप चेक कीजिए कि कौन सा लिविंग ग्रुप वीकर बेस है। इफ द लिविंग ग्रुप इज अ वीकर बेस देन इट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। ओके, सेकंड देखते हैं। देखिए, अब दूसरे में हम लोग देखेंगे क्या कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड मूव कर रहे हैं तो किस तरह से लिविंग ग्रुप की एबिलिटी पे इफेक्ट आता है। तो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में अक्रॉस मूव कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे लीजिए अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल लीजिए, लिविंग ग्रुप लीजिए इसमें से, और एक लिविंग ग्रुप लीजिए आप ये। तो होता क्या है जब हम लोग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हैं तो हमारी जो बेसिसिटी होती है यानी जो बेसिक नेचर होता है, ठीक है, बेसिसिटी डिक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीज करती है हमारी। सो व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियोफ्यूज एबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक, मतलब अगर हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करें, लेफ्ट टू राइट याद रखिएगा, राइट टू लेफ्ट नहीं बोला, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग पीरियड में मूव करें तो बेसिसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, बेसिसिटी डिक्रीज होगी बिकॉज ये एक बेस है, फिर ये एक दूसरा, ये तीसरा। इन दिस इज द वीकर बेस यानी ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड है। वीकर बेस ये थोड़ा उससे स्ट्रॉन्गर बेस है और इस इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गर बेस है। तो बेसिसिटी डिक्रीज होती है अक्रॉस मूविंग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट। सो इफ अ बेसिसिटी डिक्रीजेस देन न्यूक्लियोफ्यूज एबिलिटी इंक्रीजेस। न्यूक्लियोफ्यूज एबिलिटी हम लोगों की इंक्रीज हो जाती है, मतलब लिविंग ग्रुप एबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, दूसरे में हम लोगों ने देखा था लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। थर्ड पॉइंट में हम लोग कंपेयर करेंगे यानी जानने की कोशिश करेंगे लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बारे में जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे। डाउन द ग्रुप जाएंगे जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए, अगर आप एक फ्लोरीन लिविंग ग्रुप है, फिर उसके बाद आपने दूसरा लिविंग ग्रुप लिया क्लोरीन, तीसरा लिया ब्रोमीन, और लास्ट में फोर्थ वाला लिया आयोडीन। देखिए, ये सारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सब उन्हीं के ही नेगेटिव रेडिकल्स हैं। ठीक है, तो ये डाउन द ग्रुप जाते वक्त होता क्या है, बेसिसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, डाउन द ग्रुप बेसिसिटी डिक्रीजेस, और अभी तक आप पढ़ते आए हैं पहले दो पॉइंट में, इफ बेसिसिटी डिक्रीजेस देन लीविंग ग्रुप एबिलिटी, जो लिविंग ग्रुप की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब अगर RI और RCl इस तरह के दो एल्किल हैलाइड लिए जाएं, उनका कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया जाए तो इन दोनों में जो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा वो आयोडीन वाला एल्किल हैलाइड देगा, बिकॉज इन दिस I माइनस इज अ बेटर लीविंग ग्रुप एज कंपेयर टू Cl माइनस। तो ये जल्दी लीव करेगा, अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्ड तोड़ेगा और उतनी ही जल्दी वो कंपाउंड नया प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, देखिए बेसिसिटी क्यों इनकी डिक्रीज होती है, बिकॉज एसिडिटी इंक्रीज
जो इनकी एसिडिटी का जो सीरीज है वो ये है HCl एंड HF. HCl is a better acid among all, best acid among all these four. तो सॉरी HI is the best acid among all these four. तो SI की सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है. तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उतना ही वो वीकर बेस होगा. बिकॉज HI इज द बेस्ट एसिड अमंग दीज फोर एसिड्स. तो इसी वजह से सबसे वीकर बेस है. इसी वजह से सबसे अच्छी लीविंग ग्रुप एबिलिटी होती है आयोडीन माइनस की. एंड फ्लोरीन सॉरी HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड is the weaker has the very weaker base ability acidity as compared to all these four. So it has the least leaving group ability among all these four nucleophiles. तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे न्यूक्लियोफिल्स यानी लीविंग ग्रुप के. तो आपने ये देखा कि जो लीविंग ग्रुप की जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी के. यानी कि अगर बेसिसिटी कम है तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर बेसिसिटी ज़्यादा है तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी कम हो जाएगी. एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा. ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा. हमारा न्यूक्लियोफिल्स यहीं तक था. अब हम लोग जानेंगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में. यानी अभी हम लोगों ने जाना कि लिविंग ग्रुप कैसे, किस तरह से लिविंग ग्रुप निकलेगा. अब जब लिविंग ग्रुप निकला और उसने R माइनस छोड़ दिया, R प्लस छोड़ दिया, तब उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. अब हम लोग जानेंगे कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल बेस्ट होता है, मतलब कौन सा न्यूक्लियोफाइल कितनी रेडली अटैक करेगा इस बचे हुए R प्लस यानी एल्काइल कार्बोकटायन के ऊपर, कौन सा न्यूक्लियोफाइल बेस्ट रिएक्शन देगा. तो न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली वो रेडिकल्स होते हैं. जैसे अगर न्यूक्लियोफाइल को हम लोग दो वर्ड्स में डिवाइड करने की कोशिश करें तो न्यूक्लियोफाइल जो हमारे डिवाइड होते हैं वो डिवाइड होते हैं न्यूक्लियो, एंड सेकेंड वर्ड इसमें से जो ओरिजिनेट होता है वो होता है फाइल. ठीक है, जिसमें न्यूक्लियो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियो को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब होता है लविंग. यानी कि ऐसे स्पीशीज जो न्यूक्लियस से प्यार करते हैं. अब ये हीरो हीरोइन वाला प्यार नहीं है, ठीक है, जो फिल्मों में हीरो हीरोइन के बीच में होता है. ये केमिस्ट्री में देखिए, न्यूक्लियस लविंग यानी कि ये ऐसे स्पीशीज हैं जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. अब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए इनके पास कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस एक ऐसा पोर्शन एटम का जो पॉजिटिवली चार्ज होता है. क्यों, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है. प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो बचा क्या, केवल पॉजिटिव. तो न्यूक्लियस जो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है. यानी कि ऐसे स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हों उन्हें हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं. तो ऐसे कौन से स्पीशीज हो सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो खुद या तो नेगेटिवली चार्ज हों, जो खुद नेगेटिवली चार्ज हों, जैसे कि हमारे Cl माइनस, OH माइनस, फ्लोरीन माइनस, आयोडीन माइनस, RCOO minus. These are negatively charged nucleophile. There are some neutral charge nucleophile also. There are some neutral nucleophiles. Likewise, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास एटलीस्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उन्हें हम वो क्या है, देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव सेंटर है उनके पास. अब अगर एक नेगेटिव सेंटर है तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, एक पॉजिटिव सेंटर की तरफ. तो ये कहते हैं हम लोग न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. जैसे कि RNH2 एक अमीन, एक एल्कोहल ग्रुप, एक ईथर ग्रुप, या वाटर और अमोनिया. These are etc. These are neutral nucleophile.
ठीक है। देखिए इस पे थोड़ा राइटिंग पे आप थोड़ा ज़्यादा कंसर्न रखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप सभी को नोट्स मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिए नोट्स के लिए, उसके पीडीएफ फॉर्मेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल नोट्स हैं। ठीक है, तो आप राइटिंग की बिल्कुल भी इस पे चिंता मत कीजिए। ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप बस समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आपने जाना कि न्यूक्लियोफाइल बेसिकली दो वर्ड्स में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियो और फाइल बोलते हैं। न्यूक्लियो यानी कि न्यूक्लियस और फाइल यानी कि लविंग। So the species which are nucleus loving, or we can say that the species which are positive loving. A positive loving species can be negatively charged, such as Cl minus, OH minus, fluorine minus, iodine minus, RCOO minus. Or they can be neutral, which have at least one lone pair of electron on the central metal. So these type of new species are known as nucleophile. So now we will deal with the nucleophilicity, मतलब न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी के बारे में, कि वो किस तरह से और कितनी फास्ट रिएक्शन करता है, किसी मतलब रिएक्ट करता है किसी एक हमारे रिएजेंट से, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। द रिएक्टिव पावर ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो अब जानेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी में। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी एक्चुअली डिपेंड करता है कि हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट कराया, लेकिन किस सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हम लोगों ने रिएक्शन कराई उस न्यूक्लियोफाइल की। ठीक है, तो बेसिकली दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। दोनों ही अलग अलग तरह के सॉल्वेंट है। ठीक है, और दोनों ही सॉल्वेंट के प्रेजेंस में न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिटी अलग अलग तरह से शो होती है। जैसे कि अगर हम लोग पहला डिस्कस करें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो देखिए ऐसे सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, यानी कि द टाइप ऑफ सॉल्वेंट इन विच हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच टू अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल HF, H2O, HCl, RC double bond OOH. In all these type of and etc. there are many more. So all these type of solvent, hydrogen is attached to a electronegative element, in this case fluorine, oxygen, chlorine, and in this case again oxygen. So these all are polar protic solvent. तो देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में एक्चुअली होता क्या है कि कोई न्यूक्लियोफाइल किस तरह से अपने आप को मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से शो करने लगती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल को हम लोगों को अटैक करवाना है हमारे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो मान लीजिए कि आप लोगों ने ब्रोमीन का जो सोर्स लिया, न्यूक्लियोफाइल का सोर्स लिया, वो है NaBr। ये आपने सोर्स लिया, एज अ सोर्स है ये। ठीक है, यहाँ से आपको क्या होगा कि Na+ और Br- दो रेडिकल्स मिल जाएंगे, लेकिन आपने जो सॉल्वेंट यूज किया वो यूज किया वाटर। ठीक, वाटर आपने यूज किया एक सॉल्वेंट, बिकॉज वाटर इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये करता क्या है कि हमारा जो Na है, ठीक है, जो Na है उसमें वाटर का ऑक्सीजन उसके साथ बॉन्डिंग कर जाएगा। ठीक है, वो इसको आयोनाइज करेगा या डिसॉल्वेट सॉल्वेट करेगा बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से ये सॉल्वेट हो जाएगा। ठीक है, डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से हमारा जो कटायन है वो सॉल्वेट होगा, एंड जो हमारा एनायन था यानी ब्रोमीन माइनस, हमारा आज का हीरो, ठीक है, इसके साथ क्या करेगा हमारा वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से होगा, इस प्लस यानी हाइड्रोजन एटम से, और ये ब्रोमीन हमारा एनायन जो कि आज का हमारा हीरो है। ठीक, फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये सॉल्वेट हमारा एनायन होता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रॉम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये इस तरह से हमारा
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमारे एनायन को सॉल्वेट करता है। तो देखिए होता क्या है कि एनायन का जो मोस्टली इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो इसके अंदर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ देयर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इस तरह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं अगर पोलर एक प्रोटिक सॉल्वेंट लेते तो पहले हम लोग जानेंगे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमारा जो एनायन है वो किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिटी पे क्या असर पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा पहला जो पॉइंट है, अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएं, डाउन अ ग्रुप, अगर हम एक ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करें तो होगा क्या, किस तरह से न्यूक्लियोफिलिटी पे असर आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने ग्रुप के नीचे मूव कर रहे हैं और वो ग्रुप था हमारा ग्रुप 17, तो उसके हमारे जो अनायंस हैं वो है ये, ठीक। तो डाउन द ग्रुप जाने पे होता क्या है कि हमारे जो एनायन हैं उनका एनायन साइज इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग ग्रुप के नीचे बढ़ेंगे तो हमारे एनायन का साइज इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। एनायन का साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, समझ में आया ना। डाउन द ग्रुप एनायन साइज इंक्रीजेस, सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। अब फॉर एग्जांपल आप इसको भी ले सकते हैं, OH माइनस, SH माइनस एंड सेरिलियम हाइड्राइड माइनस। तो इसमें भी यही होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर जाएगी। डाउन द ग्रुप एनायन का साइज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी आल्सो इंक्रीजेस। दूसरा पॉइंट था हमारा, अगर मान लीजिए आप लोगों ने एक नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल लिया और उसी का कॉन्जुगेट एसिड लिया। देखिए पहले कॉन्जुगेट एसिड क्या है, सिंपल से समझिए कि अगर आपको किसी का कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो आपको बस उसमें H+ ऐड करना है। उस रेडिकल में, उस कंपाउंड में अगर आप H+ ऐड कर देंगे तो उस कंपाउंड का कॉन्जुगेट एसिड मिल जाएगा। सो फॉर एग्जांपल कि एक नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है वर्सेस उसी का कॉन्जुगेटेड एसिड हो, एक नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल वर्सेस कॉन्जुगेटेड एसिड, तो इन दोनों में बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी। तो इस केस में हमारा जीतता है नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज की न्यूक्लियोफिलिसिटी वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू उसका कॉन्जुगेटेड एसिड, ठीक है। जैसे OH माइनस, इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा हमारा H2O, ठीक। Cl माइनस, इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा हमारा HCl। देन इफ वी टेक Rc, एक एसिड का रेडिकल अगर आप लें तो उससे वो बेटर होगा उसी के कॉन्जुगेट एसिड से, यानी कि इससे। सो द नेगेटिव चार्ज कंपाउंड्स, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल आर बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू देयर कॉन्जुगेटेड एसिड। याद रखिएगा, पहला पॉइंट क्या था हम लोगों ने, अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एनायन का साइज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। दूसरा पॉइंट था कि अगर आप नेगेटिव चार्ज और उसी के कॉन्जुगेट एसिड को कंपेयर करें तो नेगेटिव चार्ज विन दिस केस एंड नेगेटिव चार्ज शोज बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी एज कंपेयर टू देयर कॉन्जुगेट एसिड, ठीक। चलिए देखते हैं अब थर्ड पॉइंट क्या था इसका। टोटल 5 पॉइंट। थर्ड पॉइंट था हमारा कि अगर हम एक पीरियड में राइट टू लेफ्ट, ध्यान से सुनिएगा, मैंने लेफ्ट टू राइट नहीं बोला, अब मैंने क्या बोला, राइट टू लेफ्ट अक्रॉस अ पीरियड। अगर आप इस तरह से मूव करते हैं राइट टू लेफ्ट अक्रॉस अ पीरियड, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्ट करते हैं फ्लोरीन माइनस से, then you move to OH minus, then you jump on NH2 minus and finally you came to a conclusion over CH3 minus। अब ये आप कहाँ से मूव कर रहे हैं, आप ये पीरियड के एलिमेंट से हमारे, सॉरी ये हमारे पीरियड्स के एलिमेंट से, सॉरी पीरियड्स के एलिमेंट है, ठीक है, ये हमारे पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करें, यानी हमारे लेफ्ट में, सॉरी हमारे राइट में, जो एक्सट्रीम राइट में है वो है फ्लोरीन, और उसके बाद हम लोग जाते हैं CH3 माइनस तक। तो देखिए लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करेंगे तो आपकी
रेडिकल्स की बेसिसिटी, ठीक है, बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। सो इन दिस केस अगर बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। याद रखिएगा, on moving a period across right to left, basicity increases, so nucleophility also increases। ठीक है, तो इन चारों में से सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी देगा हमारा CH3 माइनस रेडिकल, देन इट विल कम ओवर टू NH2 माइनस, देन OH माइनस, एंड फाइनली the worst nucleophilicity would be given by fluorine minus। ठीक है, समझ में आया, याद रहा। ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव टू थर्ड। देखिए, अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि हम लोग ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में, ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को हम लोग कंपेयर कर रहे थे जिसमें अलग अलग न्यूक्लियोफिलिक सेंटर थे। अब फोर्थ पॉइंट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर सारे न्यूक्लियोफाइल्स में एक सेम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लें C2H5O minus, then we take phenoxide, then CH3, C double bond O minus acetate ion, and finally we move on towards nitrate ion। देखिए, सब में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या है? ऑक्सीजन। इन दिस ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ऑक्सीजन है, और इसमें भी हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ऑक्सीजन है। मतलब अगर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यानी न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम हो सारे न्यूक्लियोफाइल्स में, तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी? तो देखिए, जो हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बेस होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी। अ स्ट्रॉन्गर बेस हैज अ ग्रेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गर बेस है C2H5O माइनस, PHO माइनस देन दिस। अब रीजन क्या है कि हमारा ये स्ट्रॉन्गर बेस कैसे हुआ? क्योंकि ये हमारा एक वीकर एसिड था। C2H5OH अगर हम इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाए तो ये हमारा सबसे वीकर एसिड था। इसका कॉन्जुगेट एसिड है सिंपल H प्लस जोड़िए, इसका कॉन्जुगेट एसिड था एसिटिक एसिड, H प्लस जोड़ना है, और इसका कॉन्जुगेट एसिड था HNO3। वो तो अपने आप में मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड तो ऑर्गेनिक एसिड से वैसे भी सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखते हैं। तो स्ट्रॉन्गर एसिड ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी वजह से ये हमारा वीक बेस बन गया। ठीक है, और ये है हमारा वीक एसिड। वीक एसिड, इसकी वजह से ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। सो बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस बन गया तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी एज कंपेयर टू अदर न्यूक्लियोफाइल्स सबसे ज्यादा है। अब स्ट्रॉन्ग बेस हैज अ ग्रेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी एज कंपेयर टू अ वीक बेस विच हैज अ लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी, वीक न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, तो क्या था फोर्थ पॉइंट? इफ द न्यूक्लियोफाइल्स हैव द सेम न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, देन the nucleophile which is a stronger base, it has a better nucleophilicity as compared to a nucleophile which is a weak base। okay, now we will move on to the last point। तो लास्ट पॉइंट यानी फिफ्थ पॉइंट पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे हेट्रो एटम अगर जोड़ दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हेट्रो एटम में क्या, जैसे मान लीजिए आपका एक न्यूक्लियोफाइल था अमोनिया, ठीक है, और एक न्यूक्लियोफाइल आपने रख दिया अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके आपने जोड़ दिया NH2, तो ये बन गया क्या हमारा हाइड्राजीन। ठीक है, अमोनिया और हाइड्राजीन। तो अगर आप लोगों ने क्या किया कि एक हेट्रो एटम जुड़ा हुआ है हमारा न्यूक्लियोफाइल से जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, तो इन दैट केस द न्यूक्लियोफाइल हैविंग हेट्रो एटम हैज अ बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी एज कंपेयर टू द नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल। Second example, we can also take that if we take OH minus and we take a peroxide ion, peroxide radical. So in this case, this nucleophile which is having an heteroatom and also the lone pair of electron has a better nucleophilicity। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है
जब हमारा एक हेटेरो एटम जोड़ दिया जाए जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो सो a nucleophilicity of the nucleophile increases when heteroatom with a lone pair of electron is added to the normal nucleophile. This is because of alpha effect. Because of alpha effect. ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे, यानी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि किस तरह से एक न्यूक्लियोफाइल अब वो रिएक्ट करता है, अपनी रिएक्शन यानी अपनी रिएक्टिविटी शो करता है जब वो एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रखा जाए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में वो रिएक्शन कराया जाए हमारे एल्किल हैलाइड से, तो वो किस तरह के अपनी न्यूक्लियोफिलिसिटी को शो करता है। तो ये 5 पॉइंट याद रखिएगा। आपके आईआईटीज में क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बेटर लिविंग ग्रुप क्या है, यानी न्यूक्लियोफ्यूज क्या है, या ये 4 ऑप्शंस हैं, ये रिएक्शन है, ये 4 ऑप्शंस है, आप बताइए कि इसमें बेटर न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपकी रिएक्शन दी गई है उसमें आपका सॉल्वेंट किस तरह का यूज किया गया है। इफ इट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देन यू हैव टू रिवाइज दिस 5 केसेस इन योर माइंड एट द टाइम ऑफ द एग्जाम। अगर वो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, चलिए देखते हैं उसके बारे में, उसमें कैसा रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या। अब हम लोग बात करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल व्हेन इट इज प्रेजेंट इन अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? द टाइप ऑफ सॉल्वेंट इन विच हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली अटैच विथ अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन हमारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा है, उसे हम लोग कहते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल CH3 S डबल बॉन्ड O CH3 फिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DMSO, और इसका नेम होता है डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। इसको इस नाम से भी जानते हैं, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। दूसरा हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है HC डबल बॉन्ड O N CH3। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं DMF, और इसका फुल नेम होता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ये दो हमारे बहुत ही फेमस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं, और भी होते हैं लेकिन ये दोनों बहुत ही फेमस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। देखिए होता क्या, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में एक्चुअली, क्योंकि अब देखिए हमारा एनायन और कटायन तो डिसोशिएट होकर बनेगा ही जब भी हम लोग कोई सोर्स लेंगे एनायन का। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए इसमें भी अगर आप लोगों ने NaBr एज अ सोर्स लिया, NaBr इज अ सोर्स फॉर द न्यूक्लियोफाइल Br-। अगर Br- के लिए हम लोगों ने NaBr एज अ सोर्स लिया इन द प्रेजेंस ऑफ DMSO, यानी डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के प्रेजेंस में, मतलब ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में अगर आप लोगों ने NaBr का एज अ सोर्स लिया फॉर द न्यूक्लियोफाइल Br-, तो देखिए किस तरह से इफेक्ट करता है। क्योंकि हम लोगों ने NaBr एज अ सोर्स यूज किया था Br- के लिए इन DMSO। तो देखिए पहले होता क्या है, Na+ के पास जो DMSO है वो रिएक्ट करेगा, और उसके पास जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वो है O का, तो वो उसके साथ बॉन्डिंग कर देगा, और ये Na को सॉल्वेट करेगा डाइपोल इंटरैक्शन के थ्रू। So here cation is solvated by dipole interaction। यहाँ पे क्या है, डाइपोल का इंटरैक्शन होता है। लेकिन जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है यानी ब्रोमीन माइनस Br- का न्यूक्लियोफाइल है, अब ये क्या करता है, क्योंकि हम लोगों के पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे वो किसी के साथ बॉन्डिंग ही नहीं कर पाएगा, वो फ्रीली घूमेगा, ना ही वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा,
ना ही वो सल्फर के साथ बॉन्डिंग करेगा और ना ही वो मिथाइल रेडिकल के साथ कोई बॉन्ड बनाएगा। सो हेयर द अनायन in the presence of polar aprotic solvent are naked and free. So the anion in polar aprotic solvent are also known as naked ions। ठीक है, इनको हम लोग नेकेड आयंस भी बोलते हैं। सो होता क्या है, क्या अब इस केस में जो भी हम लोगों ने पोलर प्रोटिक में पढ़ा था उसका सब कुछ उल्टा होता है पोलर एप्रोटिक में। ठीक है, जितने भी आपने 5 केसेस पढ़े थे वो वापस 5 केसेस पढ़ने नहीं जा रहे हैं। आपको क्या करना है, बस उस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो 5 केसेस आपने पढ़े थे आपको उनको याद रखना है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में सब कुछ उल्टा चलता है, यानी कि जो पहला हम लोगों ने देखा था कि अगर एनायन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है इन पोलर प्रोटिक, बट इन पोलर एप्रोटिक दैट्स केस गेट रिवर्स। A fluorine is a better nucleophile, has a better nucleophilicity when we take a polar aprotic solvent, because in polar aprotic solvent the anion is free and naked, so the anion which has maximum electron density is a better nucleophile। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि फ्लोरीन का देखिए इलेक्ट्रॉन है, साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। आयोडीन के पास भले बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो लेकिन उसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो हमारा क्या है कि फ्लोरीन हैज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू आयोडीन माइनस, सो इट हैज अ बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी व्हेन इट इज प्रेजेंट इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। याद रखिएगा ये केस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में चलता है, पोलर प्रोटिक में आप इसको फॉलो मत कर दीजिएगा नहीं तो पूरा गुड़गोबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिज के बारे में समझ में आ गया कि किस तरह से न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी हम लोगों ने आज जाना और न्यूक्लियोफिलिज के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो और आपको न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिज समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें मेरी वीडियोस को ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके कि अच्छे से आप लोग पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।